मैं डॉक्टर कमलेश यादव, हिंदी व्याख्याता, राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटपुतली। पिछली कक्षा में हमने देखा कि एकांकी का उद्भव एवं विकास के बारे में विस्तार से चर्चा करी थी और उसमें एकांकियों के भेद, उत्तरोत्तर साहित्य में उनका विकास क्रम, ये देखने का हमने प्रयास किया था। आज हम लोग जो आपके द्वितीय वर्ष के सिलेबस में जो महत्वपूर्ण एकांकियाँ हैं, उनका क्रमशः एक एक एकांकियों को लेते हुए उनका विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। पहली है आपके डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखित उत्सर्ग एकांकी, जिसमें कि लेखक का संक्षिप्त परिचय देखते हुए उस एकांकी के मुख्य उद्देश्य की बात करेंगे और फिर हम क्रमशः एकांकी को लेने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य की छायावादी काव्यधारा के प्रमुख कवि व प्रमुख आलोचक हैं। उन्होंने हिंदी एकांकी के शिल्प को गहराइयों से उकेरने का प्रयास किया है और पाश्चात्य नाटक व एकांकी के समकक्ष हमारी भारतीय एकांकी परंपरा को प्रौढ़ करने का काम या लिखने का काम राम कुमार वर्मा ने किया है। उन्होंने 1930 में बादल की मृत्यु एकांकी लिखा और उसे जब रंगमंच की दृष्टि से लिखा और उसकी सफलता जो है अपने आप रंगमंच पर हमें देखने को मिलती है। इसके पश्चात डॉक्टर राम कुमार वर्मा पाश्चात्य शैली के एक लंबे दृश्य और अभिनय परक एकांकी के जनक हो गए थे। उनकी प्रमुख एकांकियां हैं पृथ्वीराज की आँखें, चारुमित्रा, रेशमिटाई, सप्तकिरण, कौमुदी महोत्सव, दीपदान, रजत रश्मि, रिमझिम, विभूति और मयूरपंख। ये इनकी प्रमुख एकांकी हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने कुछ एकांकियाँ ऐतिहासिक दृष्टि से लिखी हैं तो कुछ सामाजिक समस्याओं को लेकर भी लिखा है। उनकी एकांकियों का मूल विषय आदर्शात्मक रहा है और इसलिए उनकी एकांकियाँ दो भागों में बांट सकते हैं हम लोग। एक तो है पढ़े लिखे मध्यम वर्ग दंपत्ति के बीच उठने वाले प्रेम संबंधी समस्याओं से संबंध एकांकी, जो कि सामाजिक एकांकियों में आपके आती हैं। दूसरी हैं ऐतिहासिक। दोनों एकांकियों का विषय वस्तु भिन्न है, लेकिन उनकी परिणति जो है वो एक आदर्श स्थापित करके ही रखते हैं, यानी कि उनका जो अंतिम लक्ष्य होता है वो एक आदर्श हमारे सामने रखते हैं। इसलिए उनके नारी चरित्र अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिक परिवेश में अपना नया व्यक्तित्व खोजते खोजते भी पुरातनता की केंचुलों को नहीं छोड़ पाते हैं। लेकिन उनके ऐतिहासिक एकांकी त्याग, उदारता, क्षमा, बलिदान आदि सेवाओं के आदर्शों को समावित किए हुए हैं। हमें गांधी युग का प्रभाव, इसलिए हम उन पे ये कह सकते हैं कि गांधी जी का भी उन पर गहरा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। आरंभ में कौतूहल, संकलन तरय, चरम सीमा आदि विशेषताएं जो हैं वो राम कुमार वर्मा की एकांकियों में आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। अपनी रंगमंच सूचनाएं विस्तृत, व्यापक और चित्रमय होती हैं। इसलिए उपक्रम एवं उपसंहार शिल्प के नए प्रयोगों को स्थापित करने में राम कुमार वर्मा की एकांकियाँ महत्वपूर्ण हैं और इसीलिए शायद रंगमंच पर उनका अभिनय जो है बहुत सुंदर ढंग से हो पाता है। हमारे कोर्स में जो आप लोगों की उत्सर्ग एकांकी उनकी लगी हुई है, उस एकांकी
में क्या विषय है और उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रस्तुत एकांकी या उपयुक्त जो एकांकी है आपकी डॉक्टर राम कुमार वर्मा की वैज्ञानिक एकांकी कही जा सकती है, क्योंकि उसमें उन्होंने विज्ञान को मानव रागात्मक संबंधों के संदर्भ में देखा है। शेखर एक महान वैज्ञानिक है और अपने बुद्धि बल से एक ऐसा यंत्र तैयार कर लेता है जो प्रेतात्माओं का आह्वान करता है और उसी के द्वारा जीवन की शाश्वतता और मृत्यु पर विजय का संदेश देना चाहता है। पर जब वह अपने मित्र की पुत्री मंजुल और यंत्रों में से किसी एक को खोजने का विकल्प आता है, तब यंत्र को नष्ट करके पुत्री को जीवित रखता है। ऐसे में एकाधिक द्वंद्वों के मध्य एकांकी की कथा विकसित हुई है, जिससे प्रसंगवश वैज्ञानिक खोजों की कल्पना या भारतीय आत्मदर्शन को आधार मानकर की गई है। कथोपकथन में उनके प्रवाहमान हैं, वेग और सहजता है, भाषा उनकी सहज, सरल और प्रभावपूर्ण है। इसलिए एकांकी के इस उद्देश्य को हमने देखा और उसमें पाया कि किस तरह से जीवन की शाश्वतता और मृत्यु दोनों के बीच जब द्वंद्व होता है तो वह अपनी वैज्ञानिक तकनीकों को छोड़कर और अपने मित्र की पुत्री को बचाने की कोशिश करता है। इसलिए ये क्या है, मानवता है और एक आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत है। हम लोग जो हैं एकांकी शुरू करेंगे और एकांकियों के महत्वपूर्ण अंशों की चर्चा करते हुए मैं आपके सामने उस एकांकी की जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको ही रखने का प्रयास करूंगी। उत्सव जो एकांकी है आपकी कोर्स में, उसमें डॉक्टर शेखर यहाँ पर एक महान वैज्ञानिक है, विनय शेखर का सहायक है, छाया देवी डॉक्टर शेखर की उपेक्षिता प्रेमिका है, मंजुल डॉक्टर शेखर की पुत्री है और सुधीर डॉक्टर शेखर का सेवक है। एकांकी के महत्वपूर्ण चीज़ों का हम लोग प्रारंभिक जो वर्णन है उसका मैं कर रही हूँ। डॉक्टर शेखर का अध्ययन कक्ष, समय है रात्रि के 7:15 बजे का। दीवारों पर स्त्री और पुरुषों के अनेक रेखाचित्र सजे हुए हैं। सामने खिड़की जिसके आगे भाग पर एक नीला पर्दा पड़ा हुआ है, आधे भाग से आकाश और तारे दिख रहे हैं क्योंकि शाम का समय हो गया है। एक कोने में टेबल और कुर्सी, टेबल पर कुछ किताबें और कुछ मासिक पत्र हैं। दूसरे कोने में एक चौकोर तख्त जिस पर स्वस्थ वस्त्र बिछा हुआ है। तख्त से सटाकर डॉक्टर शेखर का एक एपराटस रखा हुआ है जिसके निर्माण में भी अनेक वर्षों से प्रयत्नशील है। एपराटस में लाल और नीली रोशनी के बल्ब लगे हुए हैं। कमरे में 2 छोटी अलमारियां हैं जिसमें एक पुस्तकें सजी हुई हैं, अधिकतर आत्मविद्या से संबंध रखने वाले। आर्थर कॉनन डॉयल और ऑलिवर लॉन्ज के ग्रंथों की रिंग भी अलमारी में रखा हुआ है। कमरे में स्वच्छता और सादगी, जगह जगह अगरबत्ती जल रही हैं जिससे धुआं उठकर समस्त वातावरण को सुगंधित कर रहा है। कमरे के बीचों बीच एक मेंटल पीस है जिस पर 2 चित्र रखे हुए हैं, एक मंजुल और दूसरा छाया देवी का। मेंटल पीस के नीचे एक अंगीठी है जिसमें लाल दंगारे दहक रहे हैं और एक और खूंटी पर नीला और कोट टका हुआ है जिसके नीचे लकड़ी का एक पेडेस्टल है। एक बेसिन में अंग्रेजी के कुछ कटे हुए अक्षर हैं। पीछे की ओर लगे हुए लाल बल्ब और वे अक्षर चमक सकते हैं तो जिसमें एक घड़ी लगी हुई है और उसमें 7:15 का समय हो रहा है। समय जाड़ों का है। डॉक्टर शेखर इस समय भी बाहर जाने के वस्त्र पहने हैं, हरे लाल रंग का सूट जिसकी अवस्था लगभग 40 वर्ष की होगी। वे कार्य करने के से भी अधिक आयु के ज्ञात हो रहे थे। मुख पर कार्यशीलता की रेखाएं हैं। किसी समय सुंदर थे। ये उनकी नेत्र और कपोल
के गड्ढों से ज्ञात होता है। बाल कुछ अस्त व्यस्त से फैले हुए हैं और टाई की नोट ढीली होकर एक ओर खिसक गई है। मुख पर गंभीरता और अंगुली में अंगूठी, जैसे उनकी सारी सौंदर्य प्रियता सिमटकर अंगूठी में आ गई हो। शरीर गंभीर और शुष्क सा रह गया है। वे अत्यंत स्पष्ट और धीरे बोलते हैं, अर्थात एक अपने ही काम में लगा हुआ व्यस्त और निरंतर अपने कार्य के प्रति शिद्दत व्यक्ति हमको दिखाई दे रहा है। उनके समीप ही उनका असिस्टेंट विनय खड़ा हुआ है। वह एक साधारण सा सूट पहने हुए हैं। लगभग उम्र 25 वर्ष की होगी। वह अत्यंत सजीदे ढंग से बोलते हैं और कार्य में सावधान और व्यवहार में व्यवधान है, अर्थात उनका काम कुछ होश आने जान पड़ रहा है। डॉक्टर शेखर ने अपने एपरेटस के एक भाग को ठीक करने के अनंतर रुमाल से अपने मुख को पोंछते हुए आगे बढ़ते हैं। शेखर, सब लोग इकट्ठे हो गए हैं? विनय, जी हाँ। शेखर, इस समय कितना बज रहा होगा? अपनी घड़ी में 7:15। 7:15? विनय, समय तो एक गति से चलता रहता है, नदी के बहाव की तरह। न उसमें घंटे हैं न मिनट, एक ही गति है, एक प्रवाह है। हम ही लोगों ने उस समय को काट काट के टुकड़े कर दिए हैं। यह था 1 घंटा, यह मिनट, यह घंटा नहीं मिनट, क्या है? अर्थात समय की व्यस्तता। विनय जी। शेखर, और इस अंत समय में हमें लहर की तरह बढ़ना चाहिए, बिना किसी बंधन के, बिना किसी रोक टोक के। लेकिन यह शरीर हमें बढ़ना नहीं देता, स्थूल है ना? विनय जी। और शेखर, अगर हम लोग किसी तरह अपने स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को अलग करना सीख ले तो विनय जानते हो क्या होगा? क्या होगा? विनय, कह नहीं सकता। शेखर, होगा क्या? ये घड़ियाँ तोड़ डाली जाएंगी, नष्ट कर दी जाएंगी। ये क्लॉक, ये टाइम पीस, ये पॉकेट वॉच, ये रिस्ट वॉच, अर्थात शायद हमारा शरीर गतिशील या निढाल होकर के एक जगह गिर भी सकता है, क्योंकि हमको समय से पता रहता है कि हमें ये काम इस समय कर लेना चाहिए, इस काम का ये समय है, इस काम का ये समय है, जो बार बार हमको देख करके इंगित होता रहता है। वे कहते हैं कि यह हमारा शरीर, सूक्ष्म शरीर समय से मिल जाएगा, वैसे ही गतिशील, वैसा ही प्रभावशाली। जिस तरह रेडियो के संगीत की एक लहर लंदन से चलकर यहाँ मसूरी में उसी क्षण दिखाई सुनाई पड़ती है, उसी तरह मनुष्य लहर बनकर उसी क्षण में भर में लंदन पहुँच जाएगा। लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो सूक्ष्म शरीर से वह विश्वव्यापी हो जाएगा। सर्वकालीन, सर्वत्र समय को काटने छाटने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो ये था कि एकांकी की शुरुआत। बची हुई एकांकी जो है हम अगले अध्याय में देखेंगे।